हेलो फ्रेंड्स, एडुनामा में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह पॉलिटी पार्ट 3 देखने जा रहे हैं और हमने ऑलरेडी पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 पॉलिटी का एनसीईआरटी सार संग्रह कंप्लीट कर दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसे जाकर देख लें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट चैप्टर से, सर्वोच्च न्यायालय। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, शुरुआत करते हैं। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो इस संसद के पास ये अधिकार है कि वो उच्चतम जो सुप्रीम कोर्ट के है उसके क्षेत्र को बढ़ा सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 28 जनवरी 1950 को हुई थी। हमारा जो देश है, जो गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी 1950 को, इसके ठीक 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो टोटल हो सकते हैं अभी वर्तमान में 34 है, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो एक 31 क्या है, 33+1, ठीक है। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 है जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो अभी वर्तमान में 34 टोटल मुख्य जो टोटल जज हैं मुख्य न्यायाधीश सहित। दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण यानी कि टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसे टीडी सेट बोलते हैं, इसके निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो जितना भी टेलीकॉम डिस्प्यूट्स रहेगा उसके सेटलमेंट के लिए है जो सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये संसद के द्वारा है जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन का निर्धारण किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति की जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का शक्ति किसके पास है? तो ये संसद है जो सुप्रीम कोर्ट के जज की संख्या में वृद्धि कर सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पे हटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज। सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। यह स्टेटमेंट याद रखिएगा कि सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट के बाद कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति के अनुमोदन से वो कहीं भी दूसरे जगह पे भी सुनवाई कर सकता है। ऐसे में उसका सुनवाई होता है नई दिल्ली में होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की आयु कितनी है? तो ये 65 वर्ष है। और यहाँ पे याद रखिएगा जो हाईकोर्ट होते हैं, हाईकोर्ट के जज के सेवानिवृत्ति जो रिटायरमेंट का एज होता है वो 62 साल होता है। और इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मिनिमम एज होता है वो कोई लिमिट नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार यानी कि एपेलेट जुरिस्डिक्शन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 134(1). अनुच्छेद 134(1) याद रखेगा, ये अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है सुप्रीम कोर्ट के एपेलेट जुरिस्डिक्शन। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये याद रखिएगा, ये 5 होनी चाहिए। ये किसकी ये देखिए, संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए कम से कम 5 है जो जज की जो एक बेंच बैठती है उसमें होनी चाहिए 5। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ता और पेंशन भारत की संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज होते हैं उसका वेतन, भत्ता और पेंशन सारे जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, भारत की संचित निधि जिसका वर्णन आर्टिकल 266 में दिया गया है उससे उस पर भारित होता है। जबकि जो जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उसका पेंशन है जो भारत के संचित निधि से, जबकि उसका जो सैलरी है वो स्टेट के यानी कि स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड होता है जो राज्य का संचित निधि है उससे सैलरी दिया जाता है, और पेंशन है जो जो भारत के संचित निधि से दिया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा।
अब हम ध्यान देते हैं सर्वोच्च न्यायालय संबंधी महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो भी मेन आर्टिकल्स हैं उसको देखते हैं। संविधान के भाग 5 में, कौन से भाग में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है? तो भाग 5 में एग्जीक्यूटिव का जिक्र है, उसी में आता है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक, कितना? 124 से 147 तक, याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन, इस्टेब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन संबंधी प्रावधान दिया गया है। तो आर्टिकल 124 काफी इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है और 147 तक है। अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश यानी कि एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? ये आर्टिकल 126 में इसमें दिया गया है कि इसके अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश यानी कि एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाती है, जब चीफ जस्टिस जो ना रहे तो। और आर्टिकल 127 क्या कहता है? इसके अंतर्गत न्यायाधीशों, तदर्थ न्यायाधीशों यानी कि एड हॉक जज की नियुक्ति की जाती है। एड हॉक जज की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? आर्टिकल 127 के द्वारा। और 128 के द्वारा है जो सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड जो जज होते हैं, उनको भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। मतलब कि जो भी रिटायर्ड हो चुके हैं जो जज, वो उनको तो आगे कोई भी अलग अलग कोर्ट में उनको वकालत करने का अधिकार नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेवानिवृत्त अगर रिटायर्ड जज हो जाते हैं तो उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसकी बैठक में भी उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है और उनको भी कुछ कार्य सौंपा जा सकता है। ये अनुच्छेद 128 में दिया गया है। अनुच्छेद 129 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, अभिलेख न्यायालय क्या क्या है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में आता है। अनुच्छेद 129 में दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। आर्टिकल 129 पूछा भी गया क्वेश्चन। अनुच्छेद 130 में क्या बोलता है कि इसमें उच्चतम न्यायालय का स्थान यानी कि सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति होती है कि कहाँ पे वो सीट निर्धारित करे। ये आर्टिकल 130 में दिया गया है। आर्टिकल 131 में दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारता यानी कि ओरिजिनल जो जुरिस्डिक्शन होता है उसका विवरण दिया गया है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का, ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है कि जब कोई भी सेंटर और स्टेट में कुछ विवाद हो जाए, या स्टेट में विवाद हो जाए, या स्टेट दो 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 स्टेट वन और मोर स्टेट और बीच सेंटर के बीच विवाद हो जाए, तो उसका आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के द्वारा है जिसका विवाद का निपटारा किया जाता है। और अनुच्छेद 136 में दिया गया है कि अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति यानी कि स्पेशल लीव टू अपील का प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 136 में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 137, ये भी देखिए, उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचार यानी कि रिव्यू करने की शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया अनुच्छेद 137 में। तो 131, 136, 137 ये सब इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स है इसको ध्यान रखिएगा। अब 141 देखते हैं। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो घोषित किया जाएगा, कोई भी कानून बनाया जाएगा, तो जितने उसके नीचे जो कोर्ट आते हैं, हाई कोर्ट या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, सेशन कोर्ट होते हैं, सब पे वो लागू होता है, बाध्यकारी होता है, ध्यान रखिएगा। ये स्टेटमेंट ऐसे पूछे जा सकते हैं और आर्टिकल 141 में इसका जिक्र किया गया है। आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श यानी कि कंसल्ट करने की शक्ति का वर्णन है। तो आई लव यू यहाँ पे 143, इसमें देखिए राष्ट्रपति बात करता है किससे? सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करता है कुछ भी, और उसके सुप्रीम कोर्ट जो राष्ट्रपति का जो प्रतिनिधि होता है उसमें फर्स्ट जो लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल है वही है जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे आर्टिकल 142 जो यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन भी पूछा गया है, 142 में क्या है कि नेचुरल जस्टिस के आधार पे है जो सुप्रीम कोर्ट अपना है जो डिसीजन खुद ले सकता है, कि मतलब उसको जैसा लगा उस अनुसार से उसका उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है, तो अपना वो डिसीजन खुद ले सकता है। आर्टिकल 145 में क्या कहा गया है? इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया यानी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। तो अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। और अनुच्छेद 146 देखते हैं।
146 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 146 में। ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच यानी कि केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है, यानी कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में, जिसका वर्णन आर्टिकल 131 में अभी हम लोग देखे थे। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस बाद में यानी कि किस केस में प्रतिपादित किया था? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस हुआ था 1973 में। इसी में पहली बार है जो बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत है जो पहली बार आया था। ठीक है। केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ हेड एड हॉक जजेज का प्रावधान किया गया है, सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं। हाई कोर्ट में कोई भी एड हॉक जजेज का है जो नियुक्ति नहीं होता है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्अविलोकन यानी कि रिव्यू हेतु अधिकृत करता है? तो ये आर्टिकल 137, जिसमें जुडिशियल रिव्यू, यदि जैसे कोई भी यदि संसद कोई कानून पास करती है तो उस कानून क्या ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस पर है जो इसका रिव्यू करता है सुप्रीम कोर्ट। यदि रिव्यू में पाया गया कि ये सिटीजन के जो फंडामेंटल राइट्स या कोई भी अदर राइट्स है उसको ये हार्म कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको है जो नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देता है, यानी कि उसको बेकार, उसको रिपील कर देता है। ठीक है। भारत में संविधान की मूल संरचना यानी कि बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो ये न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू। तो भारत में संविधान की मूल संरचना यानी कि बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय को है, सुप्रीम कोर्ट को है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार। उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट और उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? तो ये मूल अधिकारों का परिवर्तन होता है जो मामला आता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, यानी कि अगर फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट के लिए है जो आप सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल है जो 32 और 226 आर्टिकल के द्वारा हाई कोर्ट आप जा सकते हैं यदि इसका कोई भी वायलेशन होता है तो। भारतीय संविधान का संरक्षक यानी कस्टोडियन कौन है? तो ये सुप्रीम कोर्ट है। ये क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था, गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय है जो कस्टोडियन कह सकते हैं, संरक्षक कह सकते हैं, गार्जियन कह सकते हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय है जो है। अब देखते हैं आगे कि न्यायाधीशों की प्राप्त उन्मुक्तियां क्या क्या है। अनुच्छेद 121 में दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के उसके जो कैरेक्टर है यानी उसके आचरण के संबंध में कोई भी संसद में चर्चा नहीं की जा सकेगी। ठीक है। ये आर्टिकल 121 में प्रतिबंधित किया गया है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसे न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो तो उससे संबंध आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकेगी। यानी कि यदि क्योंकि संसद में ही जो बिल दोनों को पास करके लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 मेजोरिटी से ही पास करके है जो कोई भी जज को हटाया जा सकेगा, तो इस पर चर्चा तो जाहिर सी बनती ही है। न्यायालय की अवमानना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो कोर्ट ऑफ ये क्या बोलते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय की अवमानना यानी कि कंटेम्प्ट के संबंध में शक्तियों का प्रावधान किया गया है। यानी आप कोर्ट में कुछ गलत करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसको मानने से इनकार करते हैं, साफ वहाँ पे कुछ भी अपशब्द बोलते हैं, तो आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है। ये आर्टिकल 129 और में सुप्रीम कोर्ट और 215 में हाई कोर्ट की में ऐसा प्रोविजन दिया गया है। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध यानी कि रेस्ट्रिक्शन ऑन जजेस। कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका है, भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य यानी कि प्लीड और एक्ट नहीं कर सकता है। आर्टिकल 124(7) में ऐसा दिया गया है। लेकिन वो
अगर सुप्रीम कोर्ट के जज जो रिटायर कर चुके हैं उसको है जो सुप्रीम कोर्ट अपने मीटिंग में बैठक में बुला सकता है और उसे कार्य सौंप सकता है, आगे कुछ इंक्वायरी करने के लिए इंक्वायरी कमेटी का सदस्य भी बना सकता है। मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में आर्टिकल 32 के द्वारा तथा जो आर्टिकल 226 है उसके द्वारा आप हाईकोर्ट जा सकते हैं अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध में। ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन, ये भारत के प्रथम दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे। ठीक है। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? तो ये प्रारंभिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या आता है? संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? तो ये राष्ट्रपति को अधिकार है। कौन सा आर्टिकल आप देखे थे जो कंसल्ट करने का? 143। मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब केस में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त की थी। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में आप जानते हैं कि अगर आर्टिकल 32 के द्वारा आप फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट 5 रिट्स जारी करते हैं आपके अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए। और हाई कोर्ट आप जा सकते हैं आर्टिकल 226 के द्वारा, और वहां भी हाई कोर्ट के द्वारा भी 5 तरह के रिट जारी किए जाते हैं आपके मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार यानी कि एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन को 4 भागों में बांटा जा सकता है। संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें जो आर्टिकल 132 में दिया गया है, सिविल विषयों से जुड़ी अपीलें हैं आर्टिकल 133 में दिया गया है, आपराधिक विषयों से जुड़ी अपीलें आर्टिकल 134 में दिया गया है, और विशेष अनुमति से की जाने वाली अपीलें आर्टिकल 136 में इसका वर्णन किया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार है जो कितने भागों में? 4 भागों में बांटा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट में वकालत करनी चाहिए? तो ये 10 वर्ष। क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार। न्यायिक पुनर्वलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू, ये कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यानी कि कोई भी ऐसा कानून राज्य के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बना दिया जाए जो संविधान के विपरीत हो, संविधान के अगेंस्ट में जा रहा है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो मूल ढांचा है उसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसे असंवैधानिक घोषित सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। भारत के न्यायालयों में से किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना जाता है? तो उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय को। तो हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है उसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है जो माना जाता है। लोकहितवाद यानी कि PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की संकल्पना का उद्गम किस देश से लिया गया था? तो सबसे पहले ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है जो लाया गया था। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है कि इसमें कोई भी एडवोकेट या कोई भी जैसे एक अदर पर्सन जिसका उसका कुछ हानि ना हुआ हो फिर भी वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है कि ऐसे इन्वायरमेंट को नुकसान इससे पहुंच सकता है, या कोई भी कि आपके बिहाफ में भी जा सकता है, PIL डाल सकता है। ठीक है। इसका संकल्पना ये पब्लिक लोकहितवाद यानी कि पब्लिक के इंटरेस्ट में ऐसा लिटिगेशन कोई भी एडवोकेट डाल सकता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। इसको याद रखिएगा कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है।
अब हम हाई कोर्ट्स के बारे में जानेंगे, उच्च न्यायालय के बारे में जानेंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर समाप्त कर लिया है। आगे देखते हैं हाई कोर्ट्स। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते अलाउंसेज किस निधि से दिए जाते हैं? तो ये राज्य की संचित निधि से वेतन और भत्ता दिया जाता है, यानी कि सैलरी और अलाउंसेज दिया जाता है, जबकि इसका पेंशन है जो भारत की संचित निधि से दिया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इसका पेंशन दिया जाता है। पेंशन एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है, यानी कि इलीगल है? तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया था, ठीक है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में 3 सदस्यीय समिति का निर्माण किया गया है। उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उच्चतम न्यायालय का जो कोई भी अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, सीनियर मोस्ट जज होंगे, वो रहेंगे। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी कि जो जिसके रिगार्डिंग मतलब कि यदि बिहार का कोई भी हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस होंगे वो होंगे। न्यायाधीश को कोई हटाने की प्रक्रिया में ये सब समिति बनेगा तो, और कोई भी एक प्रख्यात विधि वेता होना चाहिए। तो ये 3 सदस्य होते हैं। एक उच्च न्यायालय किसमें होते हैं? न्यायाधीशों को यानी कि जज को हटाने की प्रक्रिया में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश या कोई भी सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, जिस हाई कोर्ट से उस जज को हटाया जा रहा है उस हाई कोर्ट का है जो चीफ जस्टिस, और एक प्रख्यात विधि वेता होना चाहिए। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो ये राष्ट्रपति को संबोधित करता है। कोई भी हाईकोर्ट का जो जज होता है जो अपना रिजिग्नेशन लेटर है जो राष्ट्रपति को ही संबोधित करता है, क्योंकि इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति क्या होती है? ये 62 वर्ष होती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उसके रिटायरमेंट एज होते हैं वो 65 वर्ष होते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं? तो ये परमादेश बोलते हैं, यानी कि मैंडुमस बोलते हैं। मैंडुमस परम आदेश, आदेश देना, ठीक है। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी वर्तमान में टोटल 25 हाई कोर्ट्स है। संपत्ति का अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी वर्तमान में वैधानिक अधिकार यानी कि लीगल राइट है, जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। जो हाईकोर्ट है वो रिट जारी कर सकता है किसके लिए? ये संपत्ति का अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए, एक लीगल राइट है जिसके लिए। हालांकि संपत्ति का जो अधिकार है जो पहले फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको मौलिक अधिकार से हटाकर एक विधि वैधानिक अधिकार यानी कि लीगल राइट्स है जो इसको बना दिया गया है। और वर्तमान में अभी फंडामेंटल राइट्स की संख्या मात्र 6 है, ठीक है। पहले 7, मूलतः 7 था, ओरिजिनली 7 था, ठीक है। राज्य के हाई कोर्ट यानी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो ये परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है जो राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है? तो सर्टियोररी करती है। सर्टियोररी का मतलब होता है टू सर्टिफाई, ठीक है। उत्प्रेषण इसका हिंदी होता है। तो अधीनस्थ न्यायालय जैसे जो सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं वो हाई कोर्ट के अंडर रहते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट की जो कार्य पद्धति है उसका परीक्षण कौन सी याचिका करती है? तो सर्टियोररी जारी करता है, रिट जारी किया जाता है। हाई कोर्ट के द्वारा भी जारी किया जा सकता है सबऑर्डिनेट कोर्ट को, या फिर सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारता में आता है, यानी कि जो फंडामेंटल राइट का जो प्रोटेक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है और हाई कोर्ट भी कर सकता है अपने रिट जारी कर करके, जो 5 तरह के रिट जारी किया जाता है। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है? तो ये अधिकरण न्यायाधीश यानी कि ट्रिब्यूनल जज है जो इसके अंडर में नहीं आता है, इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता है ट्रिब्यूनल जज। निवारक निरोध यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? तो ये 3 माह तक रखा जा सकता है। देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि आपको एक कमरे में या एक बिल्डिंग में या आपको एक कहीं एक
अलग जगह पे आपको है जो कैद करके रखा जाएगा, नज़रबंद करके रखा जाएगा। आपके हाथों में हथकड़ियाँ नहीं रहेगी, बस एक आपके चारों तरफ है जो पुलिस का पहरा होगा, आप बाहर नहीं निकल के जा सकते हैं, ठीक है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन है जो आपको कम से कम 3 माह तक है जो किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए रखा जा सकता है। लेकिन अगर 3 माह से ज़्यादा रखना हो तो उसके लिए है जो एक कमेटी बैठती है, कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं उसमें, और वो डिसाइड करते हैं कि इनको है जो सही में लीगल तरीके से है जो इसको आगे रखा जा सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन में या नहीं, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं उच्च न्यायालय से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं उसको देखते हैं। देखिए आर्टिकल 214 में दिया गया है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि हर एक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट की व्यवस्था की जानी चाहिए। आर्टिकल 214 में ये लिखा गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 215 में दिया गया है कि उच्च न्यायालय अभिलेख के न्यायालय के रूप में रहता है, यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में। 129 में सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे देखिए 129 में सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हाई कोर्ट होते हैं और सुप्रीम कोर्ट होते हैं। तो 215 में हाई कोर्ट के अभिलेख के न्यायालय के रूप में दिया गया है, और 129 में है जो सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख के न्यायालय के रूप में दिया गया है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में। 216 आर्टिकल में दिया गया है उच्च न्यायालय का गठन, यानी कि हाई कोर्ट का गठन, एस्टेब्लिशमेंट। 217 आर्टिकल में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति तथा अर्हता यानी कि क्वालिफिकेशंस, ठीक है। 218 आर्टिकल में दिया गया है उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का लागू होना। और 219 में दिया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण। तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी शपथ ग्रहण करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 220 अस्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध, ठीक है। अस्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा आर्टिकल 220 के द्वारा। और 221 में कहा गया कि न्यायाधीशों का वेतन भत्ता इत्यादि है जो कौन देगा, ये स्टेट के द्वारा, स्टेट यानी कि जिस राज्य में जो हाईकोर्ट है उसके जज हैं उसको है जो उस राज्य सरकार के द्वारा है जो वेतन और भत्ता वहां से दिया जाएगा, ठीक है। ये कंसोलिडेटेड संचित निधि, राज्य की जो संचित निधि है उससे दिया जाता है। आर्टिकल 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर, कोई भी जज का एक, माने कि बिहार जो पटना हाई कोर्ट से जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसमें भी एक डिस्ट्रिक्ट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ये आर्टिकल 222 में 222 याद रखिएगा। और 223 आर्टिकल में दिया गया है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 223 में। 224 में दिया गया है कि अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति, अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी चाहिए। और 224A में उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कि हाईकोर्ट में रिटायर्ड जो जज होते हैं उसकी भी नियुक्ति 224A में इसका वर्णन दिया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन है जो भारत की संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जिसका जिक्र है जो आर्टिकल 266 में दिया गया है उससे दिया जाता है। जबकि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसका जो सैलरी और उसका जो अलाउंसेज होते हैं, भत्ता और पेंशन वेतन होते हैं, वो राज्य के संचित निधि के द्वारा भारित किए जाते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 225। आर्टिकल 225 में क्या दिया गया है कि उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार के बारे में सुनिश्चित करता है आर्टिकल 225। और आर्टिकल 226 है कुछ रिट याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति होती है। आर्टिकल 226 में आपने पढ़ा होगा कि आर्टिकल 226 के द्वारा अंतर्गत आप है जो अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है, आपका नुकसान पहुंचता है, तो उसके विरुद्ध आप जा सकते हैं, जो कोई भी अपने स्टेट के हाई कोर्ट में जा सकते हैं और अपने फंडामेंटल राइट को सुनिश्चित करने के लिए आप जो निजी जो वहाँ के जो निश्चित जो पटना जैसे बिहार के हैं तो पटना हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट आपके राइट को सुनिश्चित करने के लिए 5 तरह के रिट जारी कर सकता है। आर्टिकल 226A में दिया गया है कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना, यानी कि निरस्त, इसको निरस्त किया गया है, ठीक है। 227 उच्च न्यायालय की सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति, ये काफी इंपॉर्टेंट, ज्यादा नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट 226 आपको याद रखिएगा। 228 है कि उच्च न्यायालयों में कुछ मामलों का स्थानांतरण होना चाहिए, ठीक है। उच्च न्यायालयों में कुछ मामलों का स्थानांतरण, यदि कोई मतलब कि छोटे लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट काम नहीं कर पा रही है, डिसीजन नहीं दे पा रही है, तो उसको है जो मामला उस केस को ट्रांसफर किया जाएगा उच्च न्यायालय में।
ये आर्टिकल 228 में दिया गया है। आर्टिकल 228 को निरस्त किया गया है। 229 में पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों के खर्च जो व्यय है उसको दिया गया है, उसके बारे में। 230 आर्टिकल उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार जो जुरिस्डिक्शन ऑफ जो हाईकोर्ट्स है उसके बारे में आर्टिकल 230 में दिया गया है कि किस जुरिस्डिक्शन में किस हाईकोर्ट का क्षेत्र आता है। ठीक है, जैसे अंडमान निकोबार जो आता है ये कलकत्ता हाईकोर्ट में आता है। ठीक है। 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना का भी जिक्र किया गया आर्टिकल 231 में, यानी कि दो से अधिक राज्य है उसके लिए भी एक ही कॉमन जो हाईकोर्ट है उसके भी स्थापना की जा सकेगी, जैसे कि बहुत सारे राज्यों में ऐसा है भी, ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है। इस सेक्शन से भी क्वेश्चन बनते हैं कि कहाँ पे किसका पीठ है, कौन से क्षेत्र में आते हैं, तो देखते हैं एक बार। उच्च न्यायालय पीठ की अवस्थिति एवं क्षेत्राधिकार को देखते हैं। देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट इसकी स्थापना कब हुई थी? 1862 में हुई थी। 1862 में 3 हाईकोर्ट का स्थापना की गई थी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। जो समय के 3 ब्रिटिश प्रेसिडेंसी जो मेन थे, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, वहां पे 1862 में है जो हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। और देखिए 18 ये जो कलकत्ता हाईकोर्ट है उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं राज्य? पश्चिम बंगाल आते हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत आते हैं। इसका मुख्य पीठ कहाँ है? तो ये कोलकाता में है और पोर्ट ब्लेयर में जो मेन पीठ है कोलकाता में मुख्य पीठ है और पोर्ट ब्लेयर में खंडपीठ है। ठीक है। और बॉम्बे बॉम्बे हाईकोर्ट की स्थापना 1862 में की गई थी और इसके अंतर्गत महाराष्ट्र और दादर एवं नगर हवेली तथा दमन व दीव तथा गोवा, तो 2 राज्य महाराष्ट्र और गोवा और एक जो दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को साथ में मिला दिया गया है। यहाँ पे इसका मुख्य पीठ कहाँ है? मुंबई में, जबकि जो खंडपीठ है नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में इसका खंडपीठ है जो स्थापना की गई है। और मद्रास में देखते हैं, मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना 1862 में। तमिलनाडु और पुडुचेरी इसका क्षेत्रीय जो अधिकार है इससे संबंधित है और ये मद्रास इसका मुख्य पीठ है, मद्रास हाईकोर्ट। कर्नाटक हाईकोर्ट की स्थापना 1884 में की गई थी और इसका कर्नाटक जो राज्य है उसी के क्षेत्राधिकार में आता है। कर्नाटक में सिर्फ एक ही कर्नाटक के लिए है और इसका बेंगलुरु में है जो मुख्य पीठ है। इलाहाबाद इसका स्थापना 1866 में किया गया था और ये उत्तर प्रदेश में है। प्रयागराज में यानी कि लखनऊ में एक खंडपीठ है, जबकि प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में है जो इसका मुख्य पीठ है। पटना हाईकोर्ट 1916 में इसका स्थापना किया गया था और बिहार एक ही राज्य से संबंधित है और ये पटना में इसका हाईकोर्ट है बस। जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसकी स्थापना कब की गई थी? 1928 में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उसके क्षेत्र अधिकार में आते हैं और श्रीनगर और जम्मू में मुख्य पीठ है। मध्य प्रदेश इसकी स्थापना जो मध्य प्रदेश में जो हाईकोर्ट है उसकी स्थापना 1956 में। ये मध्य प्रदेश इसके अंतर्गत एक ही राज्य आता है मध्य प्रदेश और इसका हेडक्वार्टर कहाँ? जबलपुर। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जबलपुर मध्य प्रदेश का जो मेन पटना जो मध्य प्रदेश में है जो जबलपुर हाईकोर्ट है। ठीक है, मध्य प्रदेश का एक ही कोर्ट है मेन कोर्ट, उसका मुख्य पीठ है जबलपुर में और इंदौर और ग्वालियर में खंडपीठ है। पंजाब और हरियाणा जो 1966 में अलग हुआ था उसके बाद पंजाब और हरियाणा का तथा चंडीगढ़ का एक ही कोर्ट है। ठीक है, और ये चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ में। गुवाहाटी यानी कि असम में जो गुवाहाटी है उसका स्थापना 1948 में किया गया था और असम, नागालैंड, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश, तो 4 राज्यों का एक कॉमन हाईकोर्ट है, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। और इसका देखिए हेडक्वार्टर कहाँ है? जो मेन जो मुख्य पीठ है वो गुवाहाटी में है, असम के गुवाहाटी में, और जबकि कोहिमा, इम्फाल व अगरतला में खंडपीठ दिया गया है, यानी कि छोटे से लेवल पे दिया गया है। अब देखते हो उड़ीसा में कहाँ है? ओडिशा हाईकोर्ट की स्थापना 1948 में और इसका कटक में, याद रखिएगा भुवनेश्वर इसकी राजधानी है लेकिन ये भुवनेश्वर में नहीं है। और ओडिशा में हाईकोर्ट के कटक जो हाईकोर्ट है उसके अंतर्गत सिर्फ ओडिशा राज्य एक ही राज्य आता है। राजस्थान हाईकोर्ट इसका जोधपुर में इसका मेन बेंच है, मानी कि मुख्य पीठ है, और जबकि जयपुर में एक खंडपीठ बनाया गया है और 1949 में इसका स्थापना किया गया था। केरल में देखिए, केरल और लक्षद्वीप, यहाँ पे पूछ सकता है कि लक्षद्वीप है जो कौन सा हाईकोर्ट में आता है, तो केरल
हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है। और इसका देखिए एर्नाकुलम है जो इसका केरल में, एर्नाकुलम में हाई कोर्ट है केरल का। 1956 में इसका स्थापना किया गया था। गुजरात 1960 में, गुजरात हाई कोर्ट ये अहमदाबाद में है, ठीक है। दिल्ली, इसमें सिर्फ गुजरात आता है, गुजरात में गुजराती हाई कोर्ट आता है, ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट में, ये दिल्ली हाई कोर्ट एक पहला इंडियन टेरिटरी है जिसका अपना हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट। और उसके बाद आगे भी देखते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर का भी अपना हाई कोर्ट हो गया है। 1966 में इसका स्थापना किया गया था दिल्ली हाई कोर्ट का, और दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर सिर्फ दिल्ली है जो दिल्ली का क्षेत्र आता है। हिमाचल प्रदेश में 1967 में इसका स्थापना किया गया था, और शिमला में इसका है जो मुख्य पीठ है, और हिमाचल प्रदेश एक ही राज्य है जिसमें आता है। सिक्किम 1975 में 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा है जो सुप्रीम कोर्ट, ये सिक्किम को है जो 22वां राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया था। उसके बाद है जो सिक्किम के कैपिटल गंगटोक में है जो इसका एक मुख्य पीठ बनाया गया था हाई कोर्ट का। छत्तीसगढ़ 2000 में है जो मध्य प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना, और इसका बिलासपुर में हेडक्वार्टर है, और सिर्फ छत्तीसगढ़ ही आता है इसमें। उत्तराखंड में ये भी 2000 में है जो 2000 में देखिए 3 स्टेट है जो बाहर अलग हुए थे, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से, और झारखंड है जो बिहार से अलग हुआ था, ठीक है, 2000 ईस्वी में। और देखिए छत्तीसगढ़ का है जो मुख्य पीठ है बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का। उत्तराखंड का नैनीताल में हाईकोर्ट है, और झारखंड का रांची में हाईकोर्ट है। मेघालय 2013 में इसका है जो शिलोंग में हाईकोर्ट का व्यवस्था किया गया था, और मेघालय में सिर्फ एक ही स्टेट का आता है। मणिपुर में 2013 में, ये मणिपुर इम्फाल में हाईकोर्ट है मणिपुर का। त्रिपुरा में 2013 में स्थापना ये सब किया गया था। त्रिपुरा अगरतला में इसका हाईकोर्ट है। तेलंगाना 2019 में इसका तेलंगाना में हाईकोर्ट है। 2014 में है जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। उसके बाद 2019 में तेलंगाना में हैदराबाद, यानी कि हैदराबाद में है जो इसका हाईकोर्ट बनाया गया। आंध्र प्रदेश 2019 में इसका हाईकोर्ट बना कौन? अमरावती में हाईकोर्ट बना, ठीक, दोनों राज्यों का अलग अलग। और देखते हैं कि 7 केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं। तो 7 केंद्र शासित प्रदेश है जो विभिन्न राज्य के उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं। 6 हाईकोर्ट्स, देखिए यहाँ पे कह रहा है 6 हाईकोर्ट्स इलाहाबाद, बॉम्बे, गुवाहाटी, मध्य प्रदेश, मद्रास व राजस्थान की एक अस्थायी खंडपीठ है, ठीक है, 6 हाईकोर्ट की। केवल कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य पीठ बंगलुरु की 2 सर्किल खंडपीठ है, एक धारवाड़ में है और एक गुलबर्गा कर्नाटक में है। तो बंगलुरु के 2 सर्किल खंडपीठ है, कहाँ कहाँ? धारवाड़ और गुलबर्गा, ठीक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का गठन कब हुआ था? तो ये 1866 में हुआ था। इलाहाबाद हाईकोर्ट का गठन 1866 में। न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है क्या? प्रोहिबिशन, यानी कि न्यायालय में कार्यवाही अगर लंबित होती है उसकी दशा में प्रोहिबिशन, प्रतिषेध लागू की जाती है। उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय यानी कि मिलिट्री कोर्ट शामिल नहीं है। उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति में, याद रखिएगा, सैन्य न्यायालय यानी कि मिलिट्री कोर्ट शामिल नहीं है। नागरिकों के मूल अधिकारों से जुड़े मामले हाईकोर्ट की किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? तो ये मूल अधिकारिता यानी कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आता है। और हमने 138 आर्टिकल में देखा था कि मूल अधिकारिता में क्या आता है। तो मूल अधिकारिता में आता है कि जो भी अगर स्टेट और सेंटर के बीच विवाद हो, या फिर 2 स्टेट और सेंटर के बीच में विवाद हो जाए, या फिर सेंटर और स्टेट के ग्रुपिंग में विवाद हो जाए, तो उसका निपटारा है जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 131 के द्वारा किया जाता है, मूल अधिकारिता के तहत, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के तहत। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चंडी थी, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट की प्रथम महिला जो जज बनी थी वो अन्ना चंडी बनी थी, तथा प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी लीला सेठ बनी थी। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? लीला सेठ। एक कई बार क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा गया है कि प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? लीला सेठ, ठीक है। और याद रखें प्रथम महिला जज बनी थी अन्ना चंडी। तो इस तरीके से हमने अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कवर कर लिया है, ठीक है। ये छोटे से वीडियो में बस यही रखते हैं, फिर आगे हम पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।